नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 अहम जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, 11 मई 2026 को जेसीएम की 49वीं बैठक थी। ये एक बहुत बड़ी बैठक थी जिस पर जो चेयरमैन थे वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे। उसके साथ ही साथ स्टाफ साइड से भी कई सारे मेंबर्स मौजूद थे। तो इस मीटिंग में कौन से मुद्दे डिस्कस हुए हैं, कौन से मुद्दों पर निष्कर्ष निकल गया है और कौन से मुद्दों को 8वें पे कमीशन को भेज दिया गया है, उसका पूरा ब्यौरा सामने आया है। यानी कि मिनट्स ऑफ मीटिंग सामने आया है। दोस्तों, आगे आपको समझाऊंगा कि 65, 70, 75 साल में 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर क्या हुआ, एफएमए को 3,000 रुपए करने के मुद्दे पर क्या हुआ, या बाकी जो भी मुद्दे हैं उन पर क्या निष्कर्ष निकला है, उसके बारे में आगे मिनट्स देख करके समझेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही साथ दोस्तों, स्पर्श ने पूर्व सैनिकों को एक बड़ी चेतावनी दे दी है। जी हां, महत्वपूर्ण चेतावनी है। आप भी अगर पूर्व सैनिक हैं तो स्पर्श द्वारा दिए गए इस चेतावनी पर ध्यान दें। जी हां, अहम जानकारी है। इसके साथ ही साथ कुछ पेंशनर्स को 100% गारंटेड मैं बता रहा हूं कि आपको ब्याज लागू है, ब्याज मिलेगा। कौन से पैसे पर मिलने वाला है ब्याज, 100% गारंटेड है। ये आगे बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि ब्याज कैसे आपको लेना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपका एमएससीपी का या एसीपी का पार्ट ऑर्डर हो गया हो, लेकिन आपको फिर भी पेंशन में उसका फायदा ना मिल रहा हो। जी हां, ऐसा ही एक लेटर आगे दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि आखिर यह मुद्दा है क्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हीं विषयों को लेके। सबसे पहले दोस्तों, स्पर्श ने पूर्व सैनिकों को किया सावधान, महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जी हां, स्पर्श पोर्टल में एक महत्वपूर्ण सूचना आई है दोस्तों, जिससे पूर्व सैनिकों को सावधान किया गया है, उनको चौकन्ना किया गया है। चलिए जो सूचना आई है उसको देखते हैं। दोस्तों, जैसे हम स्पर्श पोर्टल में जाते हैं तो स्पर्श पोर्टल में सबसे पहले इस तरीके से एक अलर्ट मैसेज आता है, इसको हम ओके करेंगे। उसके बाद ये रहा हमारा स्पर्श पोर्टल। इसमें हम लॉगिन होकर के हमारा सारा डिटेल्स चेक कर सकते हैं, पीपीओ, पेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे ऊपर जो व्यू ऑल, ये वाला जो स्क्रॉल हो रहा है, इंपोर्टेंट मैसेज जो है, ये यहाँ पर आप देखिए, इंपोर्टेंट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लॉइट रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल फॉर एस्पियोनेज एक्टिविटीज। यहाँ पर क्लिक हियर का ऑप्शन है, यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए, ये क्लिक करेंगे तो ये देखिए महत्वपूर्ण सूचना। अब ये सूचना बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके आपको समझाता हूं। दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। यह संज्ञान में आया है कि कुछ विदेशी खुफिया एजेंसी के तत्वों द्वारा सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों को जासूसी जैसे कार्यों में संलिप्त होने हेतु प्रेरित करने का दुष्कार्य प्रयत्न किया जा रहा है। अतः सभी सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों से अनुरोध है कि वे इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों से विशेषकर इंटरनेट माध्यमों पर सतर्क एवं सचेत रहें तथा राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे किसी भी प्रकार के बहकावे में आने से और गोपनीय एवं अनाधिकृत जानकारी साझा करने से बचें। उक्त के संदर्भ में किसी भी प्रकार की सूचना प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्काल उसकी सूचना विधि प्रवर्तन एजेंसी जैसे पुलिस, आईबी, सीबीआई इत्यादि अथवा इस कार्यालय के सतर्कता अधिकारी श्री अभिषेक सिंह, भारतीय रक्षा लेखा सेवा अपर नियंत्रक को निम्नलिखित ईमेल पर प्रेषित करने का कष्ट करें। ये रहा उनका ईमेल आईडी। आपकी सतर्कता राष्ट्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। हम सभी पूर्व सैनिक हैं, इतने भी नादान तो है नहीं। अगर कोई इंटेंशनली ऐसे काम करता है तो उनको तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और अनजान बन के ऐसे काम ना करें, क्योंकि इतने भी अनजान होना सही नहीं है। हमें पता चल जाना चाहिए कि कौन सा देश के उसमें साजिश है और कौन सा हमारा देश के हक में है। तो कहीं ना कहीं पूर्व सैनिक होने के नाते हमारी जिम्मेवारी और ज्यादा है कि इस तरीके से अगर कोई एस्पियोनेज वाले एक्टिविटीज हो तो उनको हम उजागर करें, ना कि उनका साथ दें। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 100% तय है कि इन पेंशनर्स को होगा बैंक द्वारा ब्याज का भुगतान। जी हां दोस्तों, पिछले 3-4 साल में जितने भी पेंशनर्स को सैनिक पाठशाला की मदद से फायदा मिला हो, चाहे उनको 568 सर्कुलर का एरियर मिला हो, चाहे उनका और भी कुछ 631 सर्कुलर का एरियर मिला हो, जिन भी एरियर्स में एनपीसी यानी कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बैंक द्वारा, सीपीपीसी द्वारा जारी करने के बाद आपको एरियर मिला है, उन केसेस में आपको ब्याज लागू है और मिलेगा।
जी हां, 100% गारंटी बोल रहा हूं मैं आपको कि अगर एनपीसी बैंक ने जारी किया है, यानी कि बैंक ने एक्सेप्ट किया है कि हमने भुगतान करना था, नहीं किया, तो वो जो देरी बैंक ने की है जिसकी वजह से उन्होंने एनपीसी देना पड़ा, तो उस देरी के ड्यूरेशन के लिए आप ब्याज की मांग कर सकते हैं। सबसे पहले आप सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालें, आप बैंक के नाम पर डालें ग्रीवेंस, सीधे सीधे। आपको ग्रीवेंस एसबीआई को डालना है तो आप सीपी ग्राम्स में एसबीआई ढूंढेंगे, मिल जाएगा, पीएनबी ढूंढेंगे, मिल जाएगा, जो भी बैंक है आपका वो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। सीधा सीधा बैंक के नाम का आप पहले ग्रीवेंस डालें कि आपने मेरा नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट फलाने डेट से फलाने डेट का निकाला था, जिसकी वजह से मुझे स्पर्श द्वारा इतना रुपए भुगतान कर दिया गया। अब जो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट आपने निकाला था, इसका मतलब आपने हमें देरी से भुगतान किया, देरी से आपने हमारा डिटेल्स स्पर्श को भेजा, तो वो जो देरी हुआ है उसका हमें इंटरेस्ट का भुगतान किया जाए, क्योंकि आरबीआई का जो सर्कुलर है, आरबीआई का जो गाइडलाइन बोलता है कि अगर देरी हो बैंक की तरफ से तो उस पर ब्याज हमें लागू है 8% का। इस तरीके से अपना डिटेल्स, अपना अकाउंट नंबर, पीपीओ नंबर मेंशन करते हुए आप पहले सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालेंगे। अगर उस ग्रीवेंस से काम बन जाए तो ठीक है, ना बने तो वहां से जो रिप्लाई आएगा उस रिप्लाई के साथ आप अंबर्समेंट पोर्टल है आरबीआई का, जिसमें आरबीआई के अंदर शिकायत डाला जाता है, उस पर आप शिकायत डालेंगे तो आपको 100% गारंटेड बोल रहा हूं कि ब्याज जरूर मिलेगा दोस्तों। जी हां, लेकिन उनको जिनका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी हो करके एरियर का भुगतान हुआ है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, एमएससीपी में पार्ट 2 ऑर्डर हो तो जाता है मगर पीपीओ नहीं बन पाता है, आप करें ये कार्रवाई। जी हां, सबसे पहले तो चलिए एक लेटर दिखाता हूं, जिस लेटर के जरिए पूरा आपको डिस्क्राइब करके समझाऊंगा कि कैसे एमएससीपी या एसीपी में पार्ट 2 ऑर्डर हो जाने के बावजूद भी आपका एमएससीपी एसीपी पेंशन में नहीं मिलता है। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो रिकॉर्ड ऑफिस का ये एक लेटर देखिए जो 14 मई 2026 का लेटर है। अब इस लेटर को पीएओआर को भेजा गया है रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से। अब इस लेटर में क्या खुलासा होता है वो आगे आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन लेटर में क्या चीजें लिखी हुई है वो आप समझ लीजिए। देखिए, प्लीज रेफर द फॉलोइंग। पीसीडीए का एक 23 मार्च 2026 का लेटर है जो कॉपी को अटैच किया गया है। फिर सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का भी यहाँ पर जो कॉपी है उसको भी अटैच किया गया है, और लिखा क्या गया है, रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा पीएओआर को लिखा गया है। दोस्तों पीएओआर वो संस्था है जो हमारे पार्ट 2 ऑर्डर को एडजस्ट करती है, या हमारा पीपीओ जब रिकॉर्ड ऑफिस बनाने के लिए कार्रवाई करता है तो वो बीच में एक कड़ी होती है पीएओआर। रिकॉर्ड ऑफिस पीएओआर को भेजता है डॉक्यूमेंट्स ऑडिट करके पीएओआर जब पीसीडीए को भेजता है तब जाके पीपीओ निकलता है। तो इस पीएओआर को रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा क्या कहा जा रहा है, देखिए, इट इज इंटीमेटेड दैट नंबर सो एंड सो सिपाही रामकरण हैज बीन ग्रांटेड एमएससीपी हवलदार ग्रेड विद इफेक्ट फ्रॉम 28 फरवरी 2008 वाइड ईएमई रिकॉर्ड पार्ट 2 और नंबर सो एंड सो 2019। यानी कि ये जो पेंशनर थे इनको एमएससीपी हवलदार कब से लागू किया गया, 28 फरवरी 2008 से, और इसका पार्ट ऑर्डर कब किया गया, 2019 में। देखिए 2019 में पार्ट ऑर्डर हो चुका है, एमएससीपी लागू 2008 से है, लेकिन इस लेटर से और एक खुलासा हो रहा है। देखिए, सीट रोल along with LPC cum data sheet for revision of pension of the ex-serviceman as per the scheme of SCP Havaldar scale is forwarded herewith for your further necessary action and onward submission to PCDAP to issue a revised PPO। यानी कि सीट रोल वो डॉक्यूमेंट होता है जो रिकॉर्ड ऑफिस में रहता है। हमारा पूरा सर्विस के दौरान का लेखा जोखा, हमने कुछ भी किया हो, कोर्स किया, कार्डर किया, फील्ड में नौकरी किया, कुछ भी किया, छुट्टी काटा, छुट्टी जमा किया, मेडिकल कैटेगरी हो गए, हर चीज का रिकॉर्ड सीट रोल में रहता है। तो वो सीट रोल का कॉपी और साथ ही साथ एलपीसी कम डाटा शीट, ये वो डॉक्यूमेंट है जो नया पीपीओ जारी करने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा बनाया जाता है। एलपीसी कम डाटा शीट मतलब लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट साथ साथ डाटा शीट, आपका पूरा डाटा के साथ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनता है। ऑफलाइन में 4-5 पेज का डॉक्यूमेंट होता है और ऑनलाइन में तो स्पर्श के थ्रू से भेजा जाता है। तो देखिए उनका सीट रोल और एलपीसी कम डाटा शीट जो है पीओआर को भेजा गया है, किस लिए, ताकि वो उसके ऊपर एक्शन ले, ऑडिट करे और पीसीडीए को भेजे नया पीपीओ निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए इसका लेटर का कॉपी पेंशनर को भी भेजा गया है, इसका कॉपी पीसीडीए को भी भेजा गया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण और समझने वाली बात यह है दोस्तों कि इनको जो एमएससीपी लागू था वो 2008 से लागू था, इनका पार्ट 2 ऑर्डर 2019 में हुआ था,
लेकिन इनका पीपीओ बनने के लिए कार्रवाई अभी कब हुआ है? 2026 में मई में हुआ, और वो भी तब हुआ है जब इन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला। देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें एमएससीपी के पार्ट 2 ऑर्डर्स हो चुके हैं, लेकिन पार्ट 2 ऑर्डर तो हो गए, उनको सर्विस के दौरान का जो भी एरियर वगैरह मिलना है, फायदा मिलना है, मिल गया, लेकिन उस एमएससीपी ग्रांट की वजह से जो पेंशन में बढ़ोतरी होनी है वो नहीं हुआ है, जैसे ये कार्रवाई अभी हुआ है। लेटर में आपने देखा कि किस तरीके से उनका पार्ट 2 ऑर्डर 2019 में हो गया था, उनको 2008 से एमएससीपी लागू था, लेकिन फिर भी उनका पीपीओ बनने का काम अभी 2026 में शुरू हुआ है, वो भी तब हुआ है जब पेंशनर जागे हैं, जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला है। तो हो सकता है आपका भी पार्ट ऑर्डर हो चुका हो सकता है आपका भी पेंशन में रिवीजन होना बचा हुआ हो, तो जागरूक बने, चेक करें। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 49 जेसीएम मीटिंग का मिनट्स ऑफ मीटिंग आया सामने। 65, 70, 75 की उम्र में 5, 10, 15% पेंशन बढ़ोतरी, एफएमए 3000, मेडिकल फैसिलिटीज में बढ़ोतरी। क्या रहा फैसला? जी हां, ये तो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। जेसीएम की मीटिंग में बहुत सारे मुद्दे डिस्कस हुए हैं। कौन कौन मौजूद रहे, किन मुद्दों पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने क्या अपना डिसीजन दिया, कौन से मुद्दे 8वें पे कमीशन को भेजे गए, एक लेटर जारी हुआ है, उस लेटर को देख के समझते हैं। दोस्तों 11 मई को जो एनसीजेसीएम की बैठक हुई थी, जो 49वीं बैठक थी। दोस्तों जेसीएम की बैठक एक बहुत बड़ी बैठक, बड़ी मीटिंग होती है। अब इस मीटिंग के दौरान जो मुद्दे डिस्कस किए गए और उन मुद्दों पर कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कि जेसीएम के जो चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से क्या क्या आदेश दिए गए, वो सारी चीजों को मेंशन करते हुए ये मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किया गया है। और 13 मई 2026 को ये शिवगोपाल मिश्रा जी ने ये लेटर लिखा है, और सभी जितने भी स्टाफ साइड के मेंबर वगैरह हैं, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं, उनकी जानकारी के लिए ये लेटर भेजा गया है। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है और कैसे जेसीएम की स्थापना का 60 साल हो चुका है उसके बारे में बताया गया है। और इस मीटिंग में कौन कौन मौजूद रहे, देखिए कौन कौन मौजूद रहे। सबसे पहले तो शिवगोपाल मिश्रा जी मौजूद रहे, फिर श्री एम राघवैया जी मौजूद रहे। इस तरीके से जितने भी जो कर्मचारी संस्था के जो नुमाइंदे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनका सभी का नाम ये देखिए, ये सारे मौजूद रहे। उसके बाद आगे देखिए जेसीएम के बारे में और भी कई सारी चीजें हैं कि ये 60 ईयर हो चुके हैं। डायमंड जुबली के ओकेजन पर एक बुकलेट का भी इन्होंने इनॉग्रेशन किया है, बुकलेट भी हैंडओवर किया गया है। और टोटल इसमें जो है पहले शुरू में जेसीएम के जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए, फ्रिक्वेंटली होने चाहिए, इस तरीके की चीजें यहाँ पर लिखी गई है। कब इसकी स्थापना हुई थी, सब कुछ यहाँ पर पूरा डिटेल्स में लिखा गया है। साथ ही साथ 8वें पे कमीशन के संदर्भ में भी यहाँ लिखा गया, देखिए कि 8वें पे कमीशन के जो 18 सवालों के जवाब भी दे दिए हमने, साथ ही साथ हमने मेमोरेंडम भी दे दिया, और साथ ही साथ जो जेसीएम के जो चेयरमैन है, उनको भी हमारे 8वें पे कमीशन के पॉइंट्स को लेकर जो है थोड़ा संज्ञान में लेने के लिए रिक्वेस्ट भी किया गया है। और देखिए कुछ ऐसे मुद्दे। अब चलिए जो मुद्दे डिस्कस किए गए और जो निष्कर्ष निकले हैं, क्या डिसीजन दिया गया, उनको पहले समझ लेते हैं। देखिए इसमें ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं। लेकिन ये देखिए, डिसीजन गिवन बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि जेसीएम के चेयरमैन है, ऑन सम ऑफ द मेजर इश्यूज रेज्ड अबव। अब देखिए ये सबसे पहले तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, 1 नंबर पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, जो जेसीएम की मीटिंग है वो बहुत अंतराल में होती है। पिछली बारी 48th जो मीटिंग थी, 48वीं मीटिंग थी, वो 2021 में हुई थी। अब जाके 2026 में जाके 49वीं मीटिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस गैप को कम किया जाए और फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स हो, ताकि जो भी मुद्दे हैं कर्मचारियों के, पेंशनर्स के, वो सुलझ सके, ऐसी मांग की गई है, जिस पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने भरोसा दिया है कि आगे आने वाले समय में रेगुलर मीटिंग की जाएगी। ये देखिए उसके आगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड से जुड़ा हुआ मुद्दा है। फिर नाइट ड्यूटी अलाउंस 7वें पे कमीशन का, उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। फिर एग्जाम्पशन ऑफ टीए पोर्शन किलोमीटर एज अलाउंस फ्रॉम, ये भी सिविल कर्मचारियों से जुड़ा हुआ, रेलवे के कर्मचारियों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। आगे देखिए, फुल रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी कि जब भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चा होता है उसका पूरा पैसा वापस नहीं होता है। तो इस पर क्या राय दिया है? कैबिनेट सेक्रेटरी डायरेक्टेड दैट द इशू रेज्ड बाय स्टाफ साइड में बी कंसीडर्ड एंड डिसीजन में बी टेकन विद इन 3 months।
3 महीने का समय उन्होंने दिया है कि इसके ऊपर 3 महीने के अंदर ही हम कोई ना कोई डिसीजन ले लेंगे। आगे देखिए, ऑप्शन फॉर एम्प्लॉइज गवर्नमेंट अंडर द मेडिकल फैसिलिटीज ईदर देयर पेरेंट और पेरेंट इन लॉ, यानी कि अपने माता पिता को या अपने सास ससुर को जो मेडिकल फैसिलिटीज देने को लेकर के जो मुद्दा उठा था उस पर ऑलरेडी सरकार ने डिसीजन ले लिया और इसके ऊपर लेटर भी निकल चुका है दोस्तों। 2 दिन पहले ही लेटर निकला है, यानी कि सरकार ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। मान लीजिए आपके माता पिता नहीं है या आपके माता पिता आपके डिपेंडेंट नहीं है, तो ऐसे में आप अपने सास ससुर को भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अपने माता पिता के तौर पर जो है इंक्लूड करा सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है, आपके माता पिता अगर वो सुविधा ना लेते हो तभी उनको दिया जाएगा। तो ऐसा डिसीजन ऑलरेडी सरकार ने ले लिया, अभी 2-4 दिन पहले ही एक लेटर निकाल दिया। इसी तरीके से रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ टीथ एंड फिक्सेशन ऑफ द दांत का ट्रीटमेंट के लिए जो खर्चा होता है उस पर जो है जो रीइंबर्समेंट को लेकर है, कैबिनेट सेक्रेटरी डायरेक्टेड टू एग्जामिन द मैटर, यानी कि इसको छानबीन करने के लिए उन्होंने आदेश दिया है। रिवीजन ऑफ वार्ड एंटाइटलमेंट दोज एम्प्लॉइज रिटायर्ड फ्रॉम, ये वार्ड कौन सा वार्ड किसके लिए लागू होगा उसको लेकर ये पॉइंट है। कैबिनेट सेक्रेटरी डायरेक्टेड टू एग्जामिन द मैटर, इस मैटर को भी परीक्षण करने के लिए बता दिया है। फिर फार्मासिस्ट का ये एमएससीपी का मुद्दा था, फार्मासिस्ट का एमएससीपी का मुद्दा था जिस पर द कैबिनेट सेक्रेटरी डायरेक्टेड टू एग्जामिन द फास्ट ट्रैक कमिटी रिकमेंडेशंस एंड टू कंसीडर द मैटर अकॉर्डिंगली, यानी कि जो फास्ट ट्रैक कमिटी का जो रिकमेंडेशन है उसको चेक करके उसको कंसीडर करने की बात उन्होंने कही है। अब ये है महत्वपूर्ण दोस्तों, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी रिकमेंडेशंस ऑन ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन टू द पेंशनर्स, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने जो रिकमेंड किया है कि हर 5 साल, 10 साल, 15 साल के बीच में 65 साल से शुरू करके एडिशनल पेंशन दिया जाए, यानी कि 65, 70, 75 साल के उम्र होने पर 5%, 10%, 15% एडिशनल पेंशन दिया जाए और साथ ही साथ एफएमए को 1000 से बढ़ा के 3000 किया जाए और जो सीजीएचएस जैसी सुविधाएं हैं उनको जो है बेहतर किया जाए। इस मुद्दे को जब रखा गया, स्टाफ साइड इंसिस्टेड टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी टू एनहांस द पेंशन एवरी 5 years, फिर टू इंक्रीज एफएमए टू ₹3000 पर मंथ फॉर पेंशनर्स एंड टू एस्टैब्लिश सीजीएचएस वेलनेस सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। अब इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी ने क्या कहा, देखिए, कैबिनेट सेक्रेटरी डायरेक्टेड टू रिफर द फर्स्ट 2 issues टू द 8 CPC एंड द हेल्थ मिनिस्ट्री में कंसीडर फॉर एडिशनल सीजीएचएस वेलनेस सेंटर, यानी कि ऊपर के 2 जो मसले हैं उनको 8वें पे कमीशन को भेजने के लिए आदेश दे दिया, यानी कि अब 8वें पे कमीशन में जो एडिशनल पेंशन का मुद्दा है वो इंक्लूड हो जाएगा। अब 8वें पे कमीशन के ऊपर है कि 65, 70, 75 साल में 5%, 10%, 15% की बढ़ोतरी मिलेगी या नहीं, और 8वें पे कमीशन के ऊपर है कि एफएमए को बढ़ा करके कितना किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन तो नहीं लिया गया, लेकिन इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन इसके ऊपर यह डिसीजन लिया गया कि 8वें पे कमीशन को इस मुद्दे को भेज दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से देखें तो ये अच्छी भी बात है, एक तरफ से देखें तो इंस्टेंटली डिसीजन ना लेना कहीं ना कहीं फिर जेसीएम की मीटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर डिसीजन नहीं लिया जाना था तो इस मीटिंग का क्या मतलब है। चलिए, जो भी हो, अभी फिलहाल ये मुद्दा गया है 8वें पे कमीशन में। चलिए, इसके अलावा भी कई सारे और भी मुद्दे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो पेंशनर से जुड़ा हुआ मुद्दा था दोस्तों, कई सारे मिनिमम मुद्दे वहां पर डिसाइड किए गए। ज्यादातर मुद्दों को तो 8वें पे कमीशन को भेजा गया है, कुछ मुद्दे छानबीन के लिए आगे कर दिए गए हैं। तो 49वीं जो मीटिंग थी ये नेशनल काउंसिल की, इसमें बहुत कुछ बड़े डिसीजंस नहीं मिले हैं। हालांकि डिसीजन जो है अब 8वें पे कमीशन के ऊपर डाले गए हैं। जी हाँ, ये भी चलिए एक अच्छी बात है कि ये जो मुद्दे पेंडिंग थे, पेंडिंग मुद्दों को अब 8वें पे कमीशन के पास भेजा गया है, क्योंकि 8वें पे कमीशन से कुछ भी हो उन मुद्दों के ऊपर रिकमेंडेशन होगा और उसी रिकमेंडेशन के बेस पर आगे जब 8वां पे कमीशन लागू करने का समय होगा तो ये सारे मुद्दे उसमें डिस्कस होंगे और सरकार की तरफ से अगर एक्सेप्ट हो जाएं तो इन पर कुछ अच्छी खबर आ सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।